Hello students, good evening. Welcome to the class. Presently we are conducting the GPAT 2025 previous year questions explanation series. So in this GPAT 2025 पेपर का जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसमें जो PY इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनका हम एक्सप्लेनेशन अभी डिस्कस करेंगे इसमें. So let's hope that this series will be very beneficial to you for the upcoming GPAT examination. Okay, so let's start with the chemistry section today. So the first question here is this: arrange the following alkenes in the order of stability. So this appears to be a quite simple question. हमने alkenes का जब चैप्टर पढ़ा तब हमने ये चीज डिस्कस भी की थी. ओके, तो इसमें बेसिकली द ऑप्शंस, इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, दे आर डिफरेंट. ब्यूटीन के अलग अलग आइसोमर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, ब्यूट वन इन. ओके, तो इनमें से कौन सा वाला ब्यूटीन का आइसोमर सबसे ज्यादा स्टेबल है ये हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है. ओके, तो एक फर्स्ट ग्लांस पे ये क्वेश्चन काफी सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें एक्चुअली स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करने के लिए जाए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. ओके, सबसे पहले तो बिफोर वी डू एनीथिंग, हम पहले ये जो चार यहाँ पे ब्यूटीन के आइसोमर्स दिए हैं उनका हम स्ट्रक्चर बना लेंगे. ओके, then only we will be able to compare them, right? So सबसे पहले तो trans to just first option के accordingly I'll draw the structures of these four isomers. Trans to butene, right? Trans to butene मतलब क्या कि ट्रांस में डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में मिथिल ग्रुप्स आते हैं. सो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन का चेन है जिसमें दिस विल बी द स्ट्रक्चर फॉर ट्रांस टू ब्यूटीन. फाइन. देन cis 2 ब्यूटीन में क्या फर्क रहेगा? सेम स्ट्रक्चर बट बोथ द मिथिल ग्रुप्स विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. सो this is cis 2 butene. Then isobutene. So this is the structure of isobutene. Okay, and lastly but 1 in. Okay, so these are the four isomers. So butenes सॉरी अल्कीन्स की अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो इन जनरल अल्कीन्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ऑन द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट ऑन द डबली बॉन्डेड कार्बन. ओके, जो जो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड्स है उनके ऊपर क्या सब्स्टिट्यूशंस है, कितने सब्स्टिट्यूशंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड दूसरा और एक फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है, दैट इज स्टेरिक एनवायरनमेंट की क्राउडिंग किस तरह का है. ओके, तो फॉर एग्जांपल जो अल्कीन्स के जो कार्बन्स होते हैं, अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का एग्जांपल है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पे दोनों भी जो डबली बॉन्डेड कार्बन से उनके ऊपर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है. कोई भी उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड विथ एनी अल्किल ग्रुप. ओके, ब्यूटीन के केस में क्या हो जाता है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, अब यहाँ पे देखिए ट्रांस टू ब्यूटीन में जो दोनों भी कार्बन है यहाँ पे डबली बॉन्डेड, एक ये वाला जो कार्बन है इस पे एक
अल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, एक जो है वो अनसब्स्टिट्यूटेड है। ओके, सेम इस कार्बन पे भी एक अल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूट है, एक अल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांस टू ब्यूटीन में बेसिकली क्या है, देयर टोटल अल्किन्स में हो सकते हैं 4 सब्स्टिट्यूशन। इस कार्बन मतलब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन, इस कार्बन के भी दोनों हाइड्रोजन, फाइन, तो वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ऐसे 4 टाइप के क्या हो सकते हैं, अल्कीन्स हो सकते हैं। उसमें से जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है, दैट इज जनरली इन द ऑर्डर ऑफ टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड की हाईएस्ट स्टेबिलिटी रहती है, फॉलोड बाय ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फॉलोड बाय डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड लास्टली फॉलोड बाय मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो आप हम अभी क्या करके देखेंगे, फटाफट देखेंगे कि ये जो चारों भी अल्कीन्स है उसमें से कौन से कितने कितने सब्स्टिट्यूशन है। अभी क्लियरली दिखाई दे रहा है ट्रांस टू ब्यूटीन में डबली बॉन्डेड दोनों भी कार्बन के ऊपर एक एक मिथिल ग्रुप है, सो दिस इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड। ओके, सिस टू ब्यूटीन में भी दोनों भी डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर मिथिल ग्रुप से एक एक, सो दिस इज ऑल्सो अ डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, सॉरी यहाँ पे हियर I have made a mistake while drawing the structure. There is no hydrogen on this carbon. The structure is like this. Okay. So यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर दो मिथिल ग्रुप से इसके दोनों भी हाइड्रोजन अनसब्स्टिट्यूटेड है, सो दिस इज ऑल्सो अ डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। एंड ब्यूट वन इन का ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, इसके तो दोनों भी हाइड्रोजन अनसब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे ये वाला जो है ये अल्किल ग्रुप है, so only one substitution is there, so this is mono substituted। ठीक है, दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, राइट। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले कंपेयर करने हैं। तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में मोनो सब्स्टिट्यूटेड लीस्ट स्टेबल होते हैं, तो ब्यूट वन इन जो है ये हमारी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे एंड में आना चाहिए। तो वी कैन सी हियर दैट 3 ऑप्शंस में ब्यूट वन इन जो है वो एंड में है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 है, 3 हमारे पास में ऑप्शंस है, ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन। इन तीनों में ये तीनों के तीनों भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो इनकी इंटरनल स्टेबिलिटी में अभी क्या फर्क आएगा। ओके, जब सब्स्टिट्यूशन सेम होते हैं तो आपको देखना पड़ता है स्टेरिक एनवायरनमेंट कि इसमें स्टेरिकली कौन सा वाला अल्कीन फेवरेबल पोजीशन में है, स्टेरिकली कौन से वाले अल्कीन में सबसे मतलब स्टेरिकली भी वो फेवरेबल है एंड सब्स्टिट्यूशंस के केस में भी वो फेवरेबल है, तो वो वाला जो है दैट इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम दिस ऑर्डर। ओके, तो देखिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हैव हाईएस्ट स्टेबिलिटी, फॉलोड बाय डाई सब्स्टिट्यूटेड, अब सॉरी फॉलोड बाय ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर उसके बाद में आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूट में एज वी हैव सीन हियर, जो हमने यहाँ पे अल्कीन्स के स्ट्रक्चर निकाले हैं उसमें से ये वाला जो अल्कीन है, ठीक है, सबसे डाई सब्स्टिट्यूटेड में हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी होती है, अगर दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो जिस पर्टिकुलर डाई सब्स्टिट्यूटेड में दोनों भी अल्किल ग्रुप एक ही कोई तो भी कार्बन पे प्रेजेंट है, दैट पर्टिकुलर इज मोर स्टेबल, जिसको बोला जाता है इन टेक्निकल वर्ड दिस इज कॉल्ड एज जेमिनल अल्कीन। की डबली बॉन्डेड कार्बन के डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड कैसा हो सकता है, या तो एक एक अल्किल ग्रुप दोनों भी कार्बन पे प्रेजेंट हो सकता है, या तो दोनों भी सब्स्टिट्यूशन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर एक के ही ऊपर दोनों प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड एज जेमिनल। ओके, और अगर दोनों जो सब्स्टिट्यूशन है, जो दो सब्स्टिट्यूशन है, इफ दे आर प्रेजेंट वन वन ऑन ईच डबली बॉन्डेड कार्बन, जैसे कि यहाँ पे केस है, देन इट इज कॉल्ड एज विसिनल। तो ये जो है दिस इज विसिनल अल्कीन, जो कि
ट्रांस टाइप का है, और ये है, ये भी विसिनल है, इसमें भी दोनों भी अल्किल ग्रुप्स दो अलग अलग दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, वो भी विसिनल है, बट इट इज सिस। तो ऑर्डर जो होता है स्टेबिलिटी का, जेमिनल वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड में जेमिनल वाले की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फॉलोड बाय ट्रांस, फॉलोड बाय सिस। सो जेमिनल, ट्रांस एंड सिस, दिस इज द ऑर्डर। तो हमारे केस में जेमिनल वाला कौन है? तो देखिए, ये जो आइसोब्यूटीन है विच हैज दिस टू अल्किल ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन, ठीक है, ये हो गया जेमिनल अल्कीन, ठीक है। ये जो है उसके बाद में ये ट्रांस, दिस विल बी मोस्ट अमंग दिस थ्री, आइसोब्यूटेन विल बी मोस्ट स्टेबल, followed by trans, followed by cis. Okay, so what will be the order of stability of alkenes here? सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा आइसोब्यूटीन, ठीक है, followed by trans, followed by cis, और सबसे एंड में आएगा ब्यूट वन इन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का जो पार्ट है इसमें अक्सर, अभी यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी मेटिकुलस एंड ये वाली चीज बहुत बारकाई से जिन्होंने स्टडी की है या फिर देखा है, उनको एक कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा कि यूजुअली हम जनरली कहते हैं कि ट्रांस वाले जो अल्कीन्स है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्राउडिंग की बात करें तो यहाँ पे ऐसा दिखता है ऑब्वियसली कि ट्रांस वाला जो अल्कीन है उसमें सबसे लीस्ट क्राउडिंग होना चाहिए, राइट, एकदम ऐसा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ओके। इसमें दोनों भी मिथाइल ग्रुप्स एकदम अपोजिट साइड्स में प्रेजेंट है, तो इसमें लीस्ट क्राउडिंग होना चाहिए, राइट। तो अक्सर ऐसा लगता है हमें कि ट्रांस वाला जो ट्रांस टू ब्यूटीन जो है इट शुड बी मोर स्टेबल, ओके। जबकि आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इसमें दोनों भी अल्किल ग्रुप एक ही कार्बन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिवली क्राउडिंग थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं रहेगा, ओके। तो एक्चुअली एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में देयर इज रियली अ कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है, आप जो अभी ये पर्टिकुलर जो रेफरेंस मैंने लिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम सोलोमन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक में से लिया है। सो मोस्ट ऑफ द बुक give the order of stability in this order, कि isobutene highest stability followed by transbutene, okay, but there are some textbooks also जो कि trans to butene को ज्यादा stable report करते हैं, okay। तो actually in this case अगर कोई trans to butene को भी, मतलब ये जो order है यहाँ पे अगर आप suppose इंस्टेड ऑफ ऑप्शन डी, इंस्टेड ऑफ ऑप्शन सी भी अगर कोई चूज करता है तो वो इनकरेक्ट नहीं होगा। तो टेक्निकली ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस इटसेल्फ आर इन conflict because according to some books isobutene is more stable than transbutene, and according to some books like organic chemistry by Wade and there are some other books also जो कि trans to butene को ज्यादा स्टेबल रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक पॉइंट जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता के रखा है कि हो सकता है कि आप कभी इसके लिए बुक अगर रेफर करेंगे तो हो सकता है कि आपको बुक में ये वाला आंसर दिखाई दे इंस्टेड ऑफ दिस वन। तो दोनों में से कोई भी चीज इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। दिस टॉपिक इज एक्चुअली इस पे काफी डिस्कशन होता है, इवन काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी, बट क्योंकि जीपैट का जो हमारा बॉडी है दे हैव एक्सेप्टेड दिस आंसर, इसीलिए मैं आपको ये वाला आंसर बता रही हूँ जहाँ पे आइसोब्यूटीन इज रिपोर्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल बिकॉज जो उनका जो रेफरेंस है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस वन, फाइन। तो ये जस्ट एक पॉइंट अलग से आप नोट करके देना, हालांकि ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस आते भी है जीपैट में सपोज, तो अगर आपने सपोज किसी ने ऑप्शन सी भी अगर रिपोर्ट किया है तो आप बाद में आंसर के आने के बाद में सपोज आपका इनकरेक्ट मार्क किया है तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो बाय गिविंग द टेक्स्ट बुक सपोर्ट। हालांकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन यूजुअली जीपैट में अवॉइड ही किए जाते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। So with this note, we will move forward to the next question now. Okay, another very simple question. N-butane exists in how many conformational isomers? N-butane, which is alkane straight chain वाला ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो कितने कंफर्मेशनल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
So this thing also we have studied in very much detail. We have studied about the conformational analysis of alkenes. Okay, उसमें हमने n butane के conformational isomers study किए हुए हैं. ठीक है, तो these are the conformational isomers of n butane. ठीक है, इसमें देखिए एक इसमें आइसोमर होता है टोटली इलिप्स, मतलब ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है, दिस विल बी द स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको व्हेन यू विजुअलाइज दिस स्ट्रक्चर अक्रॉस दीज टू बॉन्ड्स, ये जो बीच वाले जो दो कार्बन है इनको जब आप अक्रॉस दिस बॉन्ड जब आप इस स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करते हो, ठीक है, तो ये एंड वाले जो मिथिल ग्रुप्स जो है उसका अरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अलग अलग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं. एक टाइप का आइसोमर्स ये है जहाँ पे ये दोनों भी मिथिल ग्रुप्स एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज टोटली इलिप्स कन्फर्मेशन. ओके, व्हेन द टू मिथिल ग्रुप्स आर हैविंग मतलब ऐसा एक मिथिल ग्रुप ऐसा है, दूसरा मिथिल ग्रुप ऐसा है, दूसरा मिथिल ग्रुप ऐसा है, मतलब 60 डिग्री का एंगल जब दोनों के बीच में आता है. ओके, सामने वाले कार्बन का मिथिल ऐसे, पीछे वाले कार्बन का मिथिल ऐसे, राइट, देन दैट इज कॉल्ड एज गॉश कन्फर्मेशन. ओके, फिर ये जो मिथिल है इसको आप 60 डिग्री ऐसा रोटेट करते करते जाओगे तो यू विल गेट अदर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. उसके बाद इस मिथिल को और आपने नीचे रोटेट किया तो ये जो मिथिल है ये सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन को इलिप्स करता है, सो दिस इज इलिप्स कन्फर्मेशन. देन मिथिल और 60 डिग्री रोटेट किया तो ये वाला मिथिल और ये वाला मिथिल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शंस में आते हैं. दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन विच इज कॉल्ड एज एंटी कन्फर्मेशन. अगेन मिथिल को आप यहाँ पे लेके आओगे तो हाइड्रोजन मिथिल इलिप्स करेंगे, दिस इज इलिप्स. फिर और 60 डिग्री करेंगे तो इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल आके दिस विल बी गॉश, और फिर से 60 डिग्री करेंगे तो फिर से आपको मिलेगा इलिप्स. ओके, मतलब बेसिकली मिथिल ग्रुप को आप एक इलिप्स्ड पोजीशन से रोटेट करते 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 जाओगे और फिर से इलिप्स कन्फर्मेशन पे वापस आओगे तो कितने अलग अलग यहाँ पे कन्फर्मेशन बनते हैं. तो अगर आप कन्फर्मेशंस को यहाँ पे देखेंगे तो यू कैन सी दैट two different types of ellipse conformation are formed here. दो इलिप्स कन्फर्मेशंस है, ठीक है, एक फुल्ली इलिप्स वाला है, एक पार्शियली इलिप्स वाला है. फुल्ली इलिप्स वाले में मिथिल मिथिल को इलिप्स करता है, पार्शियली इलिप्स में मिथिल हाइड्रोजन को इलिप्स करता है. ओके, देन देयर आर टू गॉश कन्फर्मेशंस आल्सो. देयर आर टू गॉश कन्फर्मेशंस एंड देयर इज वन एंटी वाला एक ही कन्फर्मेशन है जिसमें दोनों भी मिथिल ग्रुप एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट साइड्स में आते हैं. फाइन, तो हमारा फिर आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंगली, द करेक्ट आंसर विल बी वन एंटी एंड टू गॉश कन्फर्मेशंस. यहाँ पे इलिप्स के बारे में दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट, दे हैव ओनली आस्क्ड कि कितने एंटी और कितने गॉश कन्फर्मेशंस है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी वन एंटी एंड टू गॉश कन्फर्मेशंस. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Alkyl halides are converted into alkenes by. So, option 1, Grignard reagent, which is what? R bond MgX. Wood's reaction, Sabatier Sanderson's reaction, and Birch reduction. So, which of these reactions is the correct option? ठीक है, तो इसको देखते हैं one by one. So, option 1, Grignard reagent. तो यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स. ओके, हाउ? तो यहाँ पे मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ ये वाली रिएक्शन. अल्किल हलाइड्स जो, पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अल्किल हलाइड्स को अल्केन्स में, अल्किल हलाइड्स मतलब क्या होते हैं? आर बॉन्ड एक्स. ठीक है, इनको अल्केन्स में मतलब आर बॉन्ड एच में क्या यूज करके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अल्केन्स, राइट? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर देखोगे यहाँ पे भी अगेन कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है
that itself gets converted into alkanes, and वुड्स रिएक्शन जो है वो भी यूज की जाती है अल्किल हलाइड्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए। पहले मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बताती हूँ, ठीक है। तो अल्किल हलाइड्स जो है दे आर ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म Grignard reagent, that is R bond MgX. This is Grignard reagent and इसका वाटर के साथ में Grignard reagent का फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस हुआ देन Grignard reagent का हाइड्रोलिसिस से gets converted into alkene एंड द बाय प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे दिमाग में आता है कि हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो भी तो अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अल्किल हलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स बाय, मतलब क्या कि कौन सी चीज है जो अल्किल हलाइड्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अल्किल हलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है जो कि इटसेल्फ अल्केन्स में कन्वर्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अल्किल हलाइड लिया एंड इफ यू ट्रीट इट with grignard reagent and it is getting converted into alkene, that is not the case। अल्किल हलाइड से खुद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के फिर उससे अल्केन बन रहा है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट द करेक्ट आंसर हियर। क्या करके you are able to convert alkyl halides into alkenes, that's the question, and that is done by Woods reaction। okay, Woods reaction क्या होती है, इसमें आप लेते हो अल्किल हलाइड, ठीक है, रिएक्टेंट इज अल्किल हलाइड, two molecules of alkyl halides are taken and you treat it with sodium metal in presence of dry ether। just a moment। So it gets converted into alkyl halides in presence of sodium metal, in presence of dry ether get converted into higher alkane with sodium halides as the byproduct। ठीक है, this is the Woods reaction। So yes, the correct answer is Woods reaction। Alkyl halides get converted into alkenes by using the Woods reaction। okay, so option B here will be the correct answer। ठीक है, तो इसको हम फ्रेम कर देंगे। फाइन, चलिए, सो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिल गया वुड्स रिएक्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, benzene undergoes Friedel-Crafts reaction with isopropyl bromide to give which of the following। okay, so Friedel-Crafts reaction, it's a very popular and very well known reaction। it is a electrophilic aromatic substitution type of reaction।
ओके, सो लेट अस ड्रॉ द रिएक्शन हियर कि क्या है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स एरोमेटिक रिंग का अल्किल हलाइड के साथ में रिएक्शन होता है एज गिवन हियर, ठीक है। बेंजीन क्या है, इट्स एन एरोमेटिक रिंग, इसकी रिएक्शन होती है किसी अल्किल हलाइड के साथ में। रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है, लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, ठीक है, AlCl3 और FeCl3। इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है जिसमें इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो अल्किल ग्रुप है वो बेंजीन मतलब एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो बेसिकली एरोमेटिक रिंग्स के ऊपर क्या किया जाएगा, अल्किल ग्रुप लगाया जाएगा, मतलब क्या होगा, एरोमेटिक रिंग का होगा अल्काइलेशन। दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इट इज फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ दिस रिएक्शन, हाउ इट विल प्रोसीड। ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन को बना लीजिए। इसका रिएक्शन किसके साथ में हो रहा है वो बना लेते हैं, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का क्या स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन का चेन रहेगा जिसमें आइसो मतलब सेकेंड नंबर के कार्बन के ऊपर हलाइड लगा हुआ रहेगा, ओके, लाइक दिस। सो दिस इज आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3। और इस रिएक्शन में सिंपली क्या होता है, अल्किल हलाइड का जो अल्किल ग्रुप है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड ऑन द एरोमेटिक रिंग, मतलब सीधे सीधा एरोमेटिक रिंग, मतलब सपोज बेंजीन है, बेंजीन का हाइड्रोजन जो है, ये पूरा जो अल्किल ग्रुप है ये यहाँ पे आके लगेगा, हाइड्रोजन के जहाँ पे अल्किल ग्रुप वहां पे लगेगा। तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, ये बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लग जाएगा। So this will be the product here. Okay. What will be the name of this product? This is what, isopropyl benzene. ये जो आइसोप्रोपिल बेंजीन है इसी को कॉमन टर्म्स में दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्यूमीन। तो ये जो isopropyl benzene है इसी को this is also commonly called as cumene. So what will be the answer here? The correct answer will be option D, isopropyl benzene. Okay, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन जो है इसको आपको अच्छे से स्टडी करके रखना है एंड प्रेडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी इजी। सिंपली इसमें अल्किल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग पे ट्रांसफर होता है। इसी के जैसा एक और रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड एज फ्रिडल क्राफ्ट
असाइलेशन रिएक्शन, जहाँ पे रिएक्शन पूरा सेम होता है, कैटलिस्ट भी सेम होता है, इंस्टेड ऑफ अल्किल ग्रुप असाइल ग्रुप, मतलब R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, दैट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड ऑन द एरोमेटिक रिंग। फाइन, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। cis trans isomerism is exhibited by all except, so this is again एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बट वेरी इंपॉर्टेंट वन। 4 ऑप्शंस आर गिवन और हमें ये पूछा है कि इसमें से कौन से कंपाउंड cis ट्रांस या फिर E और Z आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कौन सा कंपाउंड है जो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको गिवन चारों के चारों ऑप्शंस का आपको फटाफट स्ट्रक्चर निकालना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट वन हियर, 2-chloro-3-हेक्सीन, ठीक है। तो क्विकली 6 कार्बन का हम यहाँ पे चेन बना लेते हैं, 6 कार्बन का चेन हो गया, ठीक है। इट इज 3-हेक्सीन, मतलब 3 एंड 4 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 पोजीशन पे है क्लोरो, ओके। बाकी का स्ट्रक्चर लेट्स कंप्लीट इट। So this is the structure. Now ये जो स्ट्रक्चर है whether this can have cis trans isomerism, तो cis trans isomerism के लिए जरूरी क्या होता है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ओके, दोनों भी साइड में आपको देखना होता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ऑन ईच डबली बॉन्डेड कार्बन, दोनों में से एटलीस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट तो भी अलग होना चाहिए, तब जाके वहां पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। अभी इस कार्बन पे, दोनों कार्बन पे भी एक एक हाइड्रोजन है, वो तो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है, वन वन हाइड्रोजन इज देयर, बट अदर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, यहाँ का भी ये जो इस कार्बन का जो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट है एंड इस कार्बन का जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग है मतलब इनका अगर दोनों का सेम साइड पे अरेंजमेंट रहा तो वो सिस हो जाएगा, अपोजिट साइड पे अरेंजमेंट रहा तो वो ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। सिस ट्रांस आर पॉसिबल बिकॉज वन एटलीस्ट वन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, ओके। एक सेम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये दो अलग अलग है, तो यस यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल है। देन ऑप्शन 2 1 ब्यूटीन, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं क्विकली। तो ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन का चेन, इट इज 1 ब्यूटीन, तो 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड एंड दैट्स इट, देयर आर नो सब्स्टिट्यूएंट्स हियर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे देखो एक जो कार्बन है उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अलग है, मतलब एक हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, लेकिन सेकेंड वाला जो डबली बॉन्डेड कार्बन है यहाँ पे, इसके ऊपर दोनों भी हाइड्रोजन है, इट डजंट हैव टू डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, इसकी वजह से यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ही ग्रुप है एक साइड में अलग वाला, यहाँ पे दोनों भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ओके। तो हमारा आंसर हमें यहीं पे मिल गया दैट 1 ब्यूटीन जो है इट विल नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। स्टिल ऑप्शन सी एंड डी जो है उनको भी क्विकली चेक कर लेंगे हम। Option C is 4-chloro-2-pentene. So quickly drawing the structure. Pentene, so 5 carbon chain. It is 2 pentene, so 2-3 के बीच में double bond and 4 chloro is there. ठीक है, हाइड्रोजन लगा लेते हैं। This is the structure. So focusing on the doubly bonded carbons here, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और एक मिथिल है, एक अलग वाला सब्स्टिट्यूशन हो गया हाइड्रोजन से अलावा, यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। दोनों भी कार्बन पे हाइड्रोजन के अलावा अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दोनों भी हाइड्रोजन है तो सिस ट्रांस नहीं होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दोनों भी हाइड्रोजन के अलावा दोनों भी कुछ और है तो भी चलेगा, या फिर एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप ऐसा भी चलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में रहे तो ट्रांस हो जाएगा, सेम साइड में रहे तो सिस हो जाएगा। फाइन, 2 ब्यूटीन मतलब यहाँ पे भी पॉसिबल है। हियर दिस कार्बन हैज
Cis trans isomerism is not possible here. Yes, and lastly, 2 butene 1 ol. So again a 4 carbon chain, 2 butene, so 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 ol, so 1 के ऊपर OH ग्रुप. दिस इज द स्ट्रक्चर. ये 2 डबली बॉन्डेड कार्बन, तो देखिए दोनों पे भी एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है. यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट. सो हियर ऑल्सो cis trans isomerism is possible. फाइन. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1 ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Technique used for locating radioactive isotopes using X-ray sensitive film. So this is a theoretical question about different analytical techniques. Option 1 is sequential analysis, then autoradiography, liquid scintillation counter, and precursor product sequence. So here the correct option for this is autoradiography. ठीक है, यहाँ पे हम ये जो चारों भी टेक्निक्स है इनको ब्रीफली इनका एक जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे. सीक्वेंशियल एनालिसिस क्या होता है, ऑल्दो इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, वी शुड नो कि व्हाट इट इज. ठीक है, सो इट इज द मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फॉलोइंग स्टेप वाइज चेंजेस इन मेटाबोलाइट्स ओवर टाइम. तो सीक्वेंशियल एनालिसिस में क्या किया जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए मेटाबोलाइट्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोटेड. Autoradiography, which is the correct answer here. It is the technique that uses radioisotope labeled compounds, radioisotope labeled compounds to visualize the location or movement of molecules in tissues or gel. Okay, इसमें क्या किया जाता है कि रेडियो टैग्ड कंपाउंड्स जो है ओके उनको छोड़ा जाएगा बॉडी के अंदर, और फिर क्योंकि वो रेडियो टैग्ड होते हैं आप उनको ट्रेस कर सकते हो कि वो एग्जैक्टली बॉडी में जाने के बाद में कहाँ जा रहे हैं. सो यू कैन ट्रैक देयर मूवमेंट इन टिश्यूज और जेल्स. ओके, तो ये चीज किस चीज के लिए यूज की जाती है, दिस टेक्निक इज यूज टू मैप रिसेप्टर्स, स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन, track molecular distribution in tissues, cells or biomolecules. Okay, then liquid scintillation counter, this is another technique. It is an instrument used to measure radioactivity of beta emitting isotopes in liquid samples. Okay, and lastly precursor product sequence. So it is a metabolic study where labeled precursor मतलब radio labeled precursor is traced to identify its conversion into specific products. मतलब क्या किया जाएगा कि लेबल्ड प्रिकर्सर का मतलब होता है रेडियो लेबल्ड वाला प्रिकर्सर हम देंगे तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो कि वो कहाँ पे जा रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके जो मेटाबोलाइट्स रहेंगे उसमें भी वो भी रेडियो लेबल्ड रहेंगे, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि वो एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, दिस इज द this is the basic information about this four techniques. Fine, so here हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था टेक्निक यूज्ड फॉर लोकेटिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूजिंग एक्स-रे सेंसिटिव फिल्म. सो द आंसर इज ऑटो रेडियोग्राफी. ठीक है, रेडियोग्राफी जहाँ पे टर्म आता है दैट इज रिलेटेड टू एक्सरेज, सो यहाँ पे दैट इज द आंसर. dBi is the unit of measuring bond energy, dissociation constant, field effect and dipole moment. So this is another factual question, बहुत simple है. इसका आंसर है dipole moment. dBi is the unit for measuring dipole moment. ठीक है, तो ये dipole moment जो होता है, this is the formula for dipole moment. It is denoted as mu is equal to q into r. ठीक है, mu this is the symbol for dipole moment. Q it is the magnitude of charge. बेसिकली डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है, डाइपोल किसी पर्टिकुलर
मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दोनों भी चार्जेस अलग अलग जगह पे जहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डाइपोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इंडिकेट्स द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ठीक है, कार्बोनिल बॉन्ड है, तो एज यू नो दैट दिस बॉन्ड इज पोलर, मतलब इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंपाउंड डाइपोलर हो गया। इस कंपाउंड में दो ऐसे अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हाउ मच इज दिस, ये क्वांटिफाई करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो इसमें डाइपोल मोमेंट जो है दैट मेजर्स कि कितना है ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में का सेपरेशन, हाउ मच इज दिस डाइपोल, ओके, मतलब दोनों भी चार्जेस के बीच में फर्क कितना है, ओके। तो डाइपोल इज इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओके, ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज, कार्बन के ऊपर का चार्ज इनटू आर। इट इज द आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ओके, मतलब चार्ज कितना है और चार्ज के बीच में का डिस्टेंस कितना है, इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा। और इस डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है डी बाय। ठीक है, so d by is the correct answer here. Now let us move forward to the next question. Another very simple, very good question. Total number of stereoisomers for 3 bromo 2 butanol is, okay, so ऐसे questions में quickly structure बनाना है आपको। butanol मतलब you have a 4 carbon chain here, 2 butanol मतलब 2 पे OH ग्रुप है, 3 ब्रोमो 3 पे ब्रोमो है। So very simple structure is here present. Okay, so this is the structure. 3 bromo 2 butanol, right? इसको मैं नंबरिंग भी कर देती हूँ, 1 2 3 4, ओके। अभी जब भी आपको किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं ये प्रेडिक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो एक तो आप सिंपली उस स्ट्रक्चर को उस स्ट्रक्चर के स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड एज 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, किसी भी कंपाउंड में कितने स्टीरियो आइसोमर्स है वो निकालने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर n, जहाँ पे n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कायरल कार्बन कितने हैं। तो कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला तो कायरल नहीं है, कार्बन नंबर 1 इज नॉट कायरल। कार्बन नंबर 2 पे चारों भी साइड पे 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे मिथिल, इस साइड का ग्रुप अलग, हाइड्रोजन एंड OH, सो यस दिस इज अ कायरल कार्बन, इसको हम स्टार कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 इज ऑल्सो कायरल, इट हैज 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, कार्बन नंबर 4 इज नॉट कायरल। सो यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो कायरल है। सो सो हियर 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे आता है आंसर, ओके। तो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड द आंसर इज 4, बट देर आर सम कंपाउंड्स जिसमें कायरल कार्बन 2 होने के बावजूद भी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 4 की जगह पे 3 ही होते हैं। इन केस इट इज द मीजो कंपाउंड, वन ऑफ द हो सकता है कि सिमेट्री की वजह से उसमें इंस्टेड ऑफ 4 यू विल गेट ओनली 3 स्टीरियो आइसोमर्स। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल्स के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो हमारे एग्जाम्पल में C2 जो था, C2 इज कायरल इन अवर एग्जाम्पल, C3 जो है वो भी कायरल था, ओके। तो 2 कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है एंड एज देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता, सपोज यहाँ पे OH ग्रुप ही होता इंस्टेड ऑफ ब्रोमो ग्रुप, तो फिर क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हो गया सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें जब आप स्टीरियो आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे एक स्टीरियो आइसोमर जो होता है और उसका जो मिरर इमेज होता है, दे आर नॉट टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो स्टीरियो आइसोमर 4 की जगह पे हो जाते हैं 3। ओके, इन अवर केस दैट इज नॉट द थिंग। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों भी कायरल कंपाउंड्स के ऊपर की जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट। एक OH है, एक बीमार है, एक सॉरी एक OH है, एक ब्रोमो है। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई मीजो वाला फॉर्म, कोई मीजो वाला आइसोमर नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर 4 एज पर 2⁻n। बट देयर आर सम कंपाउंड्स जिसमें क्या होता है, मीजो फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से आप उसको एक आइसोमर वहां पे डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि इट हैपन्स इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड, 3 ही आइसोमर होते हैं लैक्टिक एसिड के, ना कि 4। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था हमारा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, indicator not used in complexometric titration. So this is a theoretical question. We have studied this very much in detail in the complexometric titrations. So the options are chalcone, फेरोइन, मॉर्डेंट ब्लैक टू, झाइलिनॉल ऑरेंज। तो बिल्कुल सिंपल है, फेरोइन जो है इट इज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर, रेडॉक्स वाला इंडिकेटर है फेरोइन। बाकी की जो तीनों भी है वो सारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में इंडिकेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, दिस इज द लिस्ट ऑफ, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, कैलकॉन, मॉर्डेंट ब्लैक, झाइलिनॉल ऑरेंज, एंड इसके अलावा ये सारे म्यूरेक्साइड, देन these are various zincon, these are various indicators that are used in the complexometric titration. Ferroin is a very popular redox titration indicator. Okay, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। नाउ लेट्स स्टडी वन मोर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थियरी, मोस्ट स्टेबल साइक्लोअल्केन इज, which of these is most stable cycloalkane? ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, we have studied this बेयर स्ट्रेन थ्योरी in very much detail। तो ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या थी, बेयर नाम का जो साइंटिस्ट था इसने प्रपोज किया कि साइक्लोअल्केन्स के जो स्ट्रक्चर्स है, स्टार्टिंग विथ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन का सबसे छोटे से शुरू करते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में जो रिंग बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज 60 डिग्री। फिर साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। उसके बाद साइक्लोपेंटेन में बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली, जस्ट अ मोमेंट, हाउ मच इज 360 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी, दिस इज 109 डिग्री। साइक्लोहेक्सेन में अकॉर्डिंग टू हिम द बॉन्ड एंगल वाज 120 डिग्री। दिस वाज प्रपोज्ड बाय बेयर। ओके, तो उसका क्या बोलना है, बेयर ने क्या किया था कि इसने सारी जो साइक्लोअल्केन्स है उनको प्लेनर स्ट्रक्चर्स कंसिडर किया था, और प्लेनर स्ट्रक्चर्स कंसिडर करके उसने बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट किए थे। तो साइक्लोप्रोपेन में 60, साइक्लोब्यूटेन में 90, साइक्लोपेंटेन में 109 एंड साइक्लोहेक्सेन में 120। ओके, इसके अकॉर्डिंगली ये बॉन्ड एंगल्स उसने थ्योरेटिकली निकाले और उन्होंने प्रपोज किया कि कार्बन जो होता है, टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कार्बन का बॉन्ड एंगल होता है 109। तो उसका कहना था कि साइक्लोपेंटेन में कार्बन इज एबल टू मेंटेन प्रॉपर 109 डिग्री एंगल, तो इसकी वजह से साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ऐसा बेयर ने प्रपोज किया था। तो बेयर की थ्योरी के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू बेयर, मोस्ट स्टेबल साइक्लोअल्केन इज
साइक्लोपेंटेन एज पर द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। हालांकि दिस वाज प्रूवन इनकरेक्ट, क्योंकि बेयर थ्योरी का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि उन्होंने साइक्लो अल्केन्स को प्लेनर स्ट्रक्चर्स कंसिडर किया था, लेकिन एक्चुअली साइक्लो अल्केन्स जो होते दे आर नॉट प्लेनर। ठीक है, साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोअल्केन इन दिस सीरीज इन रियलिटी। ओके, तो ये जो बॉन्ड एंगल्स थे ये बेयर ने प्रपोज किए थे कि Bayer predicted that cyclopentane would be the most stable of cycloalkanes because its bond angles are closest to the ideal tetrahedral bond angle. Okay, or he predicted that cyclohexane with bond angles of 120 degree would be less stable, but ये सब कुछ गलत है। Actually, cyclohexane का जो हर एक कार्बन होता है, it has 109 डिग्री बॉन्ड एंगल, वो परफेक्टली स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन का रिंग। इट इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन। नाउ अभी आधे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हमारा डिस्कशन हो गया है, तो बाकी का डिस्कशन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक, जहाँ पे हम रिमेनिंग केमिस्ट्री सेक्शन के जो क्वेश्चन है उनको और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, आई होप दैट यू फाउंड इट इंफॉर्मेशनल। तो जुड़े रहिए, आगे का जो सेशन है दैट विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। वी विल सॉल्व ऑल द रिमेनिंग chemistry section questions. ठीक है, so we will meet again in the next week. Thank you very much.